दोस्तों, मैं आपके सामने राजस्थान की एक लोक कथा लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है हुंकार की कलगी। उदयपुर के महलों में राणा जी ने आपात सभा बुला रखी थी। सभा में बैठे हर सरदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आंखों में गहरे भाव नजर आ रहे थे। उनके हाव भाव देख ही लग रहा था कि किसी तगड़े दुश्मन के साथ युद्ध की रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। सभा में प्रधान की ओर देखते हुए राणा जी ने गंभीर होते हुए कहा, इन मराठों ने तो आए दिन हमला कर सिर दर्द कर रखा है। सिर दर्द क्या कर रखा है आनंदाता? इन मराठों ने तो पूरा मेवाड़ राज्य ही तबाह कर रखा है। गांव को लूटना और उसके बाद आग लगा देने के अलावा तो ये मराठे कुछ जानते ही नहीं। पास ही बैठे एक सरदार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इन मराठों जैसी दुष्टता और धृष्टता तो बादशाही हमलों के समय मुसलमान भी नहीं करते थे, पर इन मराठों का उत्पात तो मानवता की सारी हदें ही पार कर रहा है। मुसलमान ढंग से लड़ते थे तो उनसे युद्ध करने में भी मजा आता था, पर ये मराठे तो लूटपाट और आगजनी कर भाग खड़े होते हैं। एक और सरदार ने पहले सरदार की बात को आगे बढ़ाया। सभा में इसी तरह की बातें सुन राणा जी और गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मराठों की सेना मेवाड़ पर हमला कर लूटपाट व आगजनी करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेवाड़ की जनता उनके उत्पात से बहुत आतंकित थी। उन्हीं से मुकाबला करने के लिए आज देर रात तक राणा जी रणनीति बना रहे थे और मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे थे। अपने खास सरदारों को बुलाकर उन्हें जिम्मेदारियां समझा रहे थे। तभी प्रधान जी ने पूरी परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा, खजाना रुपयों से खाली है। मराठों के आतंक से प्रजा आतंकित है। मराठों की लूटपाट व आगजनी के चलते गांव के गांव खाली हो गए और प्रजा पलायन करने में लगी है। राजपूत भी अब पहले जैसे रहे नहीं जो इन उत्पातियों को पलक झपकते मार भगा दें और ऐसे दुष्टों के हमले झेल सकें। प्रधान के मुंह से ऐसी बात सुन पास ही बैठे एक राजपूत सरदार ने आवेश में आकर बोला, पहले जैसे राजपूत अब क्यों नहीं है? कभी किसी संकट में पीछे हटे हैं तो बताएं। आज तक हम तो गाजर मूली की तरह सर कटवाते आए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले जैसे राजपूत नहीं रहे। पिछले 200 वर्षों से लगातार मेवाड़ पर हमले हो रहे हैं, पहले मुसलमानों के और अब इन मराठों के। रात दिन सतत चलने वाले युद्धों में भाग लेते लेते राजपूतों के घरों की हालत क्या हो गई है, कभी देखा है आपने? कभी राजपूतों के गांव में जाकर देखो, एक एक घर में 10-10 शहीदों की विधवाएं बैठी मिलेंगी। फिर भी राजपूत तो अब भी सिर कटवाने के लिए तैयार हैं। बस एक हुक्म चाहिए राणा जी का। मराठा तो क्या, खुद यमराज भी आ जाएंगे तब भी मेवाड़ के राजपूत पीठ नहीं दिखाएंगे। ये सुन राणा बोले, राज पाने व बचाने के लिए गाजर मूली की तरह सिर कटवाने ही पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राज्य का स्वामी बनना आसान नहीं, स्वराज्य बलिदान मांगता है और हम राजपूतों ने अपने बलिदान के बूते ही यह राज हासिल किया है। धरती उसी की होती है जो इसे खून से सींचने के लिए तैयार रहे। हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ भूमि को अपने खून से सींचा है। इसकी स्वतंत्रता के लिए जंगल जंगल ठोकरें खाई हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई हैं और अब ये लुटेरे इसकी असमत लूटने आ गए तो क्या हम आसानी से इसे लूट जाने दें? अपने पूर्वजों के बलिदान को यूं ही जाया करें। इसलिए बैठकर बहस करना छोड़ें और मराठों को माकूल जवाब देने की तैयारी करें। राणा की बात सुनकर सभा में चारों ओर चुप्पी छा गई। सबकी नजरों के आगे सामने आई युद्ध की विपत्ति का दृश्य घूम रहा था। मराठों से मुकाबले के लिए इतनी तोपें कहां से आएंगी? खजाना खाली है। फिर सेना के लिए खर्च का बंदोबस्त कैसे होगा? सेना कैसे संगठित की जाए? सेना का सेनापति कौन होगा? साथ ही इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी होने लगी। आखिर चर्चा पूरी होने के बाद राणा जी ने अपने सभी सरदारों व जागीरदारों के नाम एक पत्र लिखकर उसकी प्रतियां अलग अलग घुड़सवारों को देकर तुरंत दौड़ाने का आदेश दिया। पत्र में लिखा था, मेवाड़ राज्य पर उत्पाती मराठों ने आक्रमण किया है। उनका मुकाबला करने व उन्हें मार भगाने के लिए सभी सरदार व जागीरदार यह पत्र पहुंचते ही अपने सभी सैनिकों व अस्त्र शस्त्रों के साथ मेवाड़ की फौज में शामिल होने के लिए बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द हाजिर हों। पत्र में राणा जी के दस्तखत के पास ही राणा द्वारा लिखा था, जो जागीरदार इस संकट की घड़ी में हाजिर नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इस हुक्म की तामील न करना देशद्रोह व हरामखोरी माना जाएगा। राणा का एक सवार राणा का पत्र लेकर मेवाड़ की एक जागीर कोसीथल पहुंचा और जागीर के प्रधान के हाथ में पत्र दिया
प्रधान ने पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। कोसीथल चुंडावत राजपूतों के वंश की एक छोटी सी जागीर थी और उस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि उस वक्त उस जागीर का वारिस एक छोटा बच्चा था। कोई 2 वर्ष पहले ही उस जागीर के जागीरदार ठाकुर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका छोटा सा इकलौता बेटा उस वक्त जागीर की गद्दी पर था। इसलिए जागीर के प्रधान की हवाइयां उड़ रही थीं। राणा जी का बुलावा आया है और गद्दी पर एक बालक है, वो कैसे युद्ध में जाएगा। प्रधान के आगे एक बहुत बड़ा संकट आ गया। सोचने लगा, क्या इन मराठों को भी अभी हमला करना था? कहीं ईश्वर उनकी परीक्षा तो नहीं ले रहा। प्रधान राणा का संदेश लेकर जनाना महल के द्वार पर पहुंचा और दासी की मार्फत माजी साहब जागीरदार बच्चे की विधवा मां को आपात मुलाकात करने की अर्ज की। दासी के मुंह से प्रधान द्वारा आपात मुलाकात की बात सुनते ही माजी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। पता नहीं अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। खैर, माजी साहब ने तुरंत प्रधान को बुलाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर प्रधान का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्र प्राप्त किया। पत्र पढ़ते ही माजी साहब के मुंह से सिर्फ एक छोटा सा वाक्य ही निकला, हे ईश्वर अब क्या होगा। और वे प्रधान से बोली, अब क्या करें, आप ही कोई सलाह दें। जागीर के ठाकुर साहब तो आज सिर्फ 2 ही वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें राणा जी की चाकरी में युद्ध के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी माजी के बेटे ने आकर माजी साहब की अंगुली पकड़ी। माजी ने बेटे का मासूम चेहरा देखा तो उनके हृदय ममता से भर गया। मासूम बेटे की नजर से नजर मिलते ही माजी के हृदय में उसके लिए, उसकी जागीर के लिए दुख उमड़ पड़ा। राणा जी द्वारा पत्र में लिखे आखिरी वाक्य माजी साहब की नजरों के आगे घूमने लगे। हुक्म की तामील नहीं की गई तो जागीर जब्त कर ली जाएगी, देशद्रोह हरामखोरी समझा जाएगा, आदि आदि। पत्र के आखिरी वाक्यों ने माजी साहब के मन में ढेरों विचारों का सैलाब उठा दिया। जागीर जब्त हो जाएगी, देशद्रोह हरामखोरी समझा जाएगा, मेरा बेटा अपने पूर्वजों के राज्य से बाहर बेदखल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो उनकी समाज में कौन इज्जत करेगा। पर उसका आज बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, मैं माँ तो जिंदा हूँ। यदि मेरे जीते जी मेरे बेटे का अधिकार छीना जाए तो मेरा जीना बेकार है। ऐसे जीवन पर धिक्कार। और फिर मैं ऐसी तो नहीं जो अपने पूर्वजों के वंश पर कायरता का दाग लगने दूं, उस वंश पर जिसने कई पीढ़ियों से बलिदान देकर इस भूमि को पाया है। मैं उनकी इस बलिदानी भूमि को ऐसे आसानी से कैसे जाने दूं। ऐसे विचार करते हुए माजी शाह की आंखों में वे दृश्य घूमने लगे जो युद्ध में नहीं जाने के बाद हो सकते थे। कि उनका जवान बेटा एक और खड़ा है और उसके सगे संबंधी और गांव वाले बातें कर रहे हैं कि इन्हें देखिए, ये युद्ध में नहीं गए थे तो राणा जी ने इनकी जागीर जब्त कर ली थी। वैसे इन चुंडावतों को अपनी बहादुरी और वीरता पर बड़ा नाज है। हरावल में भी यही रहते हैं और ऐसे व्यंग शब्द सुन उनका बेटा नजरें झुकाए दांत पीस कर जाता है। ऐसे ही दृश्यों के बारे में सोचते सोचते माजी शाह का सिर चकराने लगा। वे सोचने लगे, यदि ऐसा हुआ तो बेटा बड़ा होकर मुझ माँ को भी धिक्कारेगा। ऐसे विचारों के बीच ही माजी शाह को अपने पिता के मुंह से सुनी उन राजपूत वीरांगनाओं की कहानियां याद आ गईं, जिन्होंने युद्ध में तलवार हाथ में ले घोड़े पर सवार हो दुश्मन सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए खलबली मचा अपनी वीरता का परिचय दिया था। दूसरे उदाहरण क्यों, उनके ही खानदान में पत्ताजी चुंडावत की ठकुरानी उन्हें याद आ गई, जिसने अकबर की सेना से युद्ध किया और अकबर की सेना पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब इसी खानदान की वह ठकुरानी युद्ध में जा सकती थी तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैंने भी एक राजपुतानी का दूध नहीं पिया? बेटा नाबालिग है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं खुद अपनी सैन्य टुकड़ी का युद्ध में नेतृत्व करूंगी और जब तक शरीर में जान है दुश्मन से टक्कर लूंगी। और ऐसे वीरता से भरे विचार आते ही माजी शाह का मन स्थिर हो गया। उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर तेज झलकने लगा और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रधान जी को हुक्म दिया कि राणा जी का हुक्म सिर माथे, आप युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी को तैयार कीजिए। हम अपने स्वामी के लिए युद्ध करेंगे और उसमें जान की बाजी लगा देंगे। प्रधान जी ने ये सुन कहा, माजी शाह वो तो सब ठीक है पर बिना स्वामी के कैसी फौज? माजी शाह बोली, हम हैं ना, अपनी फौज का हम खुद नेतृत्व करेंगे। प्रधान ने विस्मय पूर्वक माजी शाह की ओर देखा। यह देख माजी शाह बोली, क्या आज तक महिलाएं कभी युद्ध में नहीं गई? क्या आपने उन महिलाओं की कभी कोई कहानी नहीं सुनी जिन्होंने युद्धों में वीरता दिखाई थी? क्या इसी खानदान में पत्ताजी की ठकुरानी शाह ने अकबर के खिलाफ युद्ध में भाग ले वीरगति नहीं प्राप्त की थी? मैं भी उसी खानदान की बहू हूँ तो मैं उनका अनुसरण करते हुए युद्ध में क्यों नहीं भाग ले सकती? बस फिर क्या था, प्रधान जी ने कोसीथल की सेना को तैयार कर सेना
के कूच का नगारा बजा दिया। माजी शाह शरीर पर जीरा बख्तर पहने, सिर पर टोप, हाथ में तलवार और गोद में अपने बालक को बिठा घोड़े पर सवार हो युद्ध में कूच के लिए निकल पड़ी। कोसी थल की फौज के आगे आगे माजी शाह जीरा वस्त्र पहने, हाथ में भाला लिए, कमर पर तलवार लटकाए उदयपुर पहुंच हाजिरी लगवाई कि कोसी थल की फौज हाजिर है। अगले दिन मेवाड़ की फौज ने मराठा फौज पर हमला किया। हरावल अग्रिम पंक्ति में चुंडावतों की फौज थी, जिसमें माजी शाह की सैन्य टुकड़ी भी थी। चुंडावतों के पाटवी सलुम्बर के राव जी थे। उन्होंने फौज को हमला करने का आदेश के पहले संबोधित किया। वीर मर्द राजपूतों, मर जाना पर पीठ मत दिखाना। हमारी वीरता के बल पर ही हमारे चुंडावत वंश को हरावल में रहने का अधिकार मिला है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सिर कटवा कर कायम रखा है। हरावल में रहने की जिम्मेदारी हर किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी निभानी है। मातृभूमि के लिए मरने वाले अमर हो जाते हैं, अतः मरने से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब खींचो अपने घोड़ों की लगाम और चढ़ा दो मराठा सेना पर। माजी शाह ने भी अन्य वीरों की तरह एक हाथ से तलवार उठाई और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम खींच घोड़े को एड़ लगा दी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगी। खच खच कर सैनिक कट कट कर गिरने लगे। तोपों बंदूकों की आवाजें गूंजने लगी। हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि गूंज उठी। माजी शाह भी बड़ी फुर्ती से पूरी तन्मयता के साथ तलवार चला दुश्मन के सैनिकों को काटते हुए उनकी संख्या कम कर रही थी कि तभी किसी दुश्मन ने पीछे से उन पर भाले का एक वार किया, जो उनकी पसलियां चीरता हुआ निकल गया और तभी माजी शाह के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वे धम्म से नीचे गिर गई। सांझ हुई तो युद्ध बंद हुआ और साथी सैनिकों ने उन्हें अन्य घायल सैनिकों के साथ उठाकर वैद्य जी के शिविर में इलाज के लिए पहुंचाया। वैद्य जी घायल माजी शाह की मरहम पट्टी करने ही लगे थे कि उनके सिर पर पहने लोहे के टोपे से निकल रहे लंबे केस दिखाई दिए। वैद्य जी देखते ही समझ गए कि यह तो कोई औरत है। बात राणा जी तक पहुंची। घायलों में एक औरत, पर कौन कोई नहीं जानता। पूछने पर अपना नाम और परिचय भी नहीं बता रही। सुनकर राणा जी खुद चिकित्सा शिविर में पहुंचे। उन्होंने देखा एक औरत जीरा वस्त्र पहने खून से लथपथ पड़ी। पूछा, कृपया बिना कुछ छिपाए सच सच बताएं, आप यह दुश्मन खेमे से भी होंगी, तब भी मैं आपका अपनी बहन के समान आदर करूंगा, अतः बिना किसी डर और संकोच के सच सच बताएं। घायल माजी शाह ने जवाब दिया, कोसी थल ठाकुर साहब की माँ हूँ अन्नदाता। सुनकर राणा जी आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, आप युद्ध में क्यों आ गई? अन्नदाता का हुक्म था कि सभी जागीरदारों को युद्ध में शामिल होना है और जो नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। कोसी थल जागीर का ठाकुर मेरा बेटा अभी मात्र 2 वर्ष का है, अतः वह अपनी फौज का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं। सो अपनी फौज का नेतृत्व करने के लिए मैं युद्ध में शामिल हुई। यदि अपनी फौज के साथ मैं हाजिर नहीं होती तो मेरे बेटे पर देशद्रोह हरामखोरी का आरोप लगता और उसकी जागीर भी जब्त होती। माजी शाह के वचन सुनकर राणा जी के मन में उठे कौड़ावा अपने ऐसे सामंतों पर गर्व के लिए आंखों में आंसू छलक आए। खुशी से गदगद हो राणा बोले, धन्य है आप जैसी मातृशक्ति। मेवाड़ की आज वर्षों से जो आन बान बची हुई है वह आप जैसी देवियों के प्रताप से ही बची हुई है। आप जैसी देवियों ने ही मेवाड़ का सिर ऊंचा रखा हुआ है। जब तक आप जैसी देवी माताएं इस मेवाड़ भूमि पर रहेंगी तब तक कोई माई का लाल मेवाड़ का सिर नहीं झुका सका। मैं आपकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए इसे इज्जत देने के लिए अपनी ओर से कुछ पारितोषिक देना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो सो अपनी इच्छा बताएं कि आपको ऐसा क्या दिया जाए जो आपकी इस वीरता के लायक हो। माजी शाह सोच में पड़ गई। आखिर मांगे तो भी क्या मांगे। आखिर वे बोली, अन्नदाता यदि कुछ देना ही है तो कुछ ऐसा दें जिससे मेरे बेटे कहीं बैठे तो सिर ऊंचा कर बैठे। राणा जी बोले, आपको हुंकार की कलंगी बख्शी जाती है, जिसे आपका बेटा ही नहीं उसकी पीढ़ियां भी उस कलंगी को पहन अपना सिर ऊंचा कर आपकी वीरता को याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।